हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। बेटा आज हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस के बेस में जो पहले ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, अब इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री के जो चैप्टर में यहाँ पे खास करके या इतिहास के संदर्भ में इसमें प्रथम विश्व युद्ध की बात यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि इतिहास होता क्या है। वस्तुतः जो होता है इतिहास पढ़ने या उसको खोजने या ढूंढने से पता नहीं चलता। इतिहास जो है अपने आप में एक घटी हुई जो या पूर्व काल की घटनाक्रम को कहते हैं ना। पूर्व समय की जो घटनाक्रम जो अपने आप बीती हैं, जो हमारे पास कई रूप में जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम इतिहास को जानने के लिए कुछ पुस्तकों को जो होते हैं पुराने जो घटनाक्रम जो है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर जो होते हैं हम उसके आधार पर जो कि हमें इतिहास की घटनाक्रमों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, वस्तुतः इतिहास कोई पहले से बनी हुई घटना नहीं है। वो वर्तमान परिवेश में जो घटता है वो घटने के बाद कालांतर में वो हमारे लिए इतिहास बन जाती है। ठीक है, यही सारी भावनाएं या यही सारी बातें या घटनाक्रम जो है वो आपके इतिहास में है। तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। ये ठीक है, अभी तक पूरे दुनिया में जो है दो बार विश्व युद्ध हो चुका है। एक है 1914 से लेकर 1918 के बीच में, जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, और दूसरा जो है वो 20 साल के अंतराल के बाद जो है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो आपका 1939 से लेकर 1939 ठीक है 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ स्पष्टीकरण यह देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी और किस प्रकार के जो हथियारों का प्रयोग हुआ था या किनके बीच में खास करके जो युद्ध हुआ था, लेकिन इसको विश्व युद्ध क्यों कहा गया ये। ठीक है, तो देखिए आपने पिछली कक्षा में औद्योगिकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ा। 19वीं सदी में यूरोप के जो कई लोग उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, औद्योगिकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में अभी यहाँ पे हमने अध्ययन किया। 19वीं सदी में यूरोप के जो कई लोग जो थे या कई लोगों में जो उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे। उपनिवेश मतलब होता है गुलाम राष्ट्र, अपने से कमज़ोर राष्ट्र पर शासन करना, वो आपका उपनिवेश कहलाता है। पर 20वीं सदी के शुरू होते ही उनकी सरकारों ने उन्हें भयंकर युद्ध में झोंक दिया। इस पाठ में हम इन युद्धों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने युद्ध के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा या पढ़ा भी होगा। पुराने समय में देश के बीच युद्ध में दो सेनाएं होती थी, जिनमें से ज़्यादातर पुरुष ही होते थे, जो घोड़ों पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि से जमीन पर एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ते थे। विजयी सेना के लोग पराजित राज्य के गांवों और शहरों को लूटते और महिलाओं और बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठाकर ले जाते थे। मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे बंदूक, तोप व बारूद। अब दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है या तुलनात्मक बात किया गया है। देखो, प्रारंभिक रूप से जब युद्ध हुआ करता था तो वो युद्ध जो था तीर, धनुष या तलवार, भाला इत्यादि से लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ जो है जब मुगलों का शासनकाल आया, मुगलों का समय आया, तो उस समय जो था उनके हथियार में कुछ परिवर्तन हो गया। सो उन्होंने क्या किया, बंदूक, तोप और बारूद जैसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब सब यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति के बाद बदल गया था। 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियों व रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी, युद्धपोत, ठीक है, इन सब ने देशों के बीच लड़ाइयों के स्वरूप को ही बदल दिया। यही नहीं, पहले जहां दो छोटे राज्यों के बीच में युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वहीं 20वीं सदी में विश्व युद्ध का जो स्वरूप जो था या विश्व युद्ध का जो स्वरूप ले लिया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे, अनगिनत लोग अपाहिज हो गई। मतलब कई ऐसे लोग जो थे जो उस युद्ध में शामिल होकर भी या ना होकर भी जो है इस युद्ध से काफ़ी प्रभावित हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कुछ बुनियादी तथ्य। तो प्रथम विश्व युद्ध किन देशों के बीच में हुआ,
एक तरफ जहाँ पे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए तो आगे यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध कुछ बुनियादी तथ्य के अंतर्गत जो है, प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ। एक तरफ जहाँ पे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र थे। अब यहाँ पे देखिए कब से कब तक हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया, या 1918 तक युद्ध हुए। अब इसमें कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए, इस आगे जो तालिका जो दिया गया है वहाँ से हमको इसको कंपेयर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऑस्ट्रिया से जो है समथिंग जो है आपका 78,000 जो है, ब्रिटेन से जो है 78 लाख हो गया, और ब्रिटेन से 89 लाख, फ्रांस से जो 84, जर्मनी से 110, इटली से 56, रूस से जो है 120, और टर्की से जो है तुम्हारा 28, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है आपका 43,55,000 समथिंग ये सैनिकों की संख्या है। अब इसमें सैनिकों की संख्या में जो है मरने वाले लोगों की संख्या, घायलों की संख्या और उसमें से बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो था धन जन की हानि हुई थी उस समय। अब यहाँ पे जो बात आती है कि इसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं, तो इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश शामिल थे। ठीक है, पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो बुनियादी तथ्य के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी टीम जो बना हुआ था, ग्रुप बना हुआ था, उसमें एक जो जर्मन जो था, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, और दूसरी तरफ जो था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी जो देश जो था युद्ध में शामिल हुआ। सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया। इस प्रकार दो महाद्वीपों पर तो इसका सीधा प्रभाव था। फिर सन 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में ले लिया गया। भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत भी जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन वो भारत की तरफ से ना होकर जो है ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हुआ। क्योंकि उस समय हम लोग ब्रिटेन के अर्थात अंग्रेजों के गुलाम थे, उपनिवेश थे उनके। यूरोप के नक्शे से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली आदि देशों को पहचाने। आज ये सारे देश जो है औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, उनमें से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू हो गई है, यानी वहाँ किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है। अब अग्रांकित नक्शे में जो है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले के राज्यों की स्थिति को पहचाने, तो इसमें देखते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की की ऑटोमान साम्राज्य आदि को पहचाने। अनुमान लगाया कि इनमें से कौन कौन से राज्यों में हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त था और लोकतांत्रिक सरकारें रही होंगी या नहीं होंगी। ये जो मैपिंग या मैप स्टडी जो दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका सबसे टॉप में देखिए यहाँ पे यूरोप है, उसके जस्ट नीचे आप पे ब्रिटेन मिलेगा। ठीक, फिर अमेरिका, अटलांटिक महासागर, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, भूमध्य सागर। फिर इधर अगर हम लोग देखिए बीच में तो यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिस्बेन इटली, बुल्गारिया, टर्की, और ये जो वाइट जो बियर वाला जो भालू वाला जो है वो आपका रशिया है। ठीक है, ये 1914 में यूरोप की जो मानचित्र है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की
ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की जो नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो एक छोटी सी घटना से हुई, जहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे साम्राज्य जो थे एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर अपनी निगाहें गाड़ी रखी। वो चाहता था कि सर्बिया को राष्ट्रवादी लोग नाराज़ थे, वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि उन पर हमला न करे। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, 1914 के दिन जो है साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर धावा बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतरे। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले गए। अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े। तो प्रारंभिक काल की स्थिति में ऐसा था कि अपने ग्रुप में से किसी एक ग्रुप पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है या युद्ध करता है तो उन परिस्थिति में बाकी जो उनके सहयोगी जो देश है वो उनका सहयोग के लिए युद्ध में शामिल होगा। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित है। ये सारे राज्य तेज़ी से औद्योगिकीकरण कर रहे थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धाएं थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। जैसे अपनी पिछली कक्षा में जो है पढ़ा होगा कि औद्योगिकीकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगिकीकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आए। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी कमज़ोर देश से इलाके छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लॉरेन नामक खनिज प्रधान क्षेत्र को हथिया लिया गया था। उसने पोलैंड की जमीन पर भी अधिकार जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि देशों का था। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसी प्रभावशाली अथवा शक्तिशाली देशों को चुनौती दे सके। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि अगले लेक्चर में देखेंगे जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।